मेरे ससुर जी रोज रात को फिटकरी लेकर अपने कमरे में जाते थे। जब उनको कमरे में गए कुछ देर हो जाती तो कमरे से आवाज़ आना शुरू हो जाती थी। मैंने अपने पति से पूरी बात बताई तो उन्होंने पिताजी से पूछा। उन्होंने कहा कि वह तो टीवी की आवाज़ थी, पर मैं अच्छी तरह जानती थी कि टीवी की आवाज़ नहीं थी, वह उनके चिल्लाने की आवाज़ थी। यह जानने के लिए एक दिन मैं चुपके से उनके कमरे में छिप गई और फिर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि वह लड़कियों को, मेरा नाम मेनका है, मेरी शादी अनुज से 2 महीने पहले हुई थी। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर थे। मेरी सास का देहांत हुए 2 साल हो चुके थे। एक दिन मैंने अनुज से कहा, क्यों ना हम लोग माँ की याद में उनके नाम का एक स्कूल खुलवाएं, जिससे हम गरीब बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे, जिससे हमें भी पुण्य मिलेगा और वह भी अनपढ़ नहीं रहेंगे। दरअसल मेरे ससुराल का गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था और ज़्यादातर घर गरीब लोगों के ही थे। वहाँ पर सरकारी स्कूल ना होने की वजह से अक्सर गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे और किसी बड़े स्कूल में पढ़ने की उनकी हैसियत नहीं थी। तभी मेरी बातों से अनुज भी सहमत हो गए। अनुज सरकारी नौकरी करते थे और ज़मीन जायदाद भी अच्छी होने के कारण पैसों की कोई कमी नहीं थी। खैर, ऐसे ही कुछ दिन निकले। आज रविवार का दिन था। अनुज भी घर पर थे, इसलिए हम लोगों ने कहीं बाहर जाने का सोचा। पिताजी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग चले जाओ, मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ अनाथ आश्रम को जाऊंगा। हम लोग उन्हें खाना वगैरह खिलाकर घूमने चले गए। शहर की काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पर घूमने के बाद शाम को एकदम थक गए थे। पिताजी के लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाकर मैं और अनुज सोने चले गए। हम लोगों ने खाना नहीं खाया क्योंकि पूरा दिन बाहर आज नमकीन और स्वीट खा खा कर पेट भर चुका था। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब हमारा स्कूल भी पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। स्कूल का उद्घाटन था। पिताजी को ले जाया गया और रिबन कटिंग करवाई गई। मेरे मन में जितनी खुशी थी वह तो शायद ही किसी के मन में होगी, क्योंकि मैं हमेशा से खुले विचारों वाली रही हूँ और गरीब लोगों के लिए कुछ करने में तो मानो मुझे पूरी दुनिया की खुशी मिलती थी। आज अनुज ने भी मुझे सुकून के वह पल दिए जिनसे मुझे हमेशा से इंतजार रहता था। फिर स्कूल का उद्घाटन हुआ। उसमें हम लोगों ने बड़े लोगों को आमंत्रित नहीं किया, जबकि इस गांव के गरीब परिवारों को बुला गया। उन लोगों के चेहरे पर जो रौनक थी उसका तो अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। आखिर कुछ दिन बाद अध्यापकों को रखा गया और स्कूल शुरू करवा दिया गया। मैं भी ग्रेजुएशन कर रखी थी, इसी वजह से मैं भी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। आखिर पूरा दिन मैं घर पर अकेली खाली बैठी रहती थी। इसी बहाने मेरा भी दिन निकल जाएगा। सुबह अनुज को खाना तैयार करके उन्हें ऑफिस भेज देती और पिताजी को खाना देकर स्कूल चली जाती और पूरा दिन उन्हें मासूम और गरीब बच्चों को पढ़ाने में गुजार देती। एक दिन जब मैं स्कूल में पढ़ा रही थी तभी अनुज की कॉल आई और वो कहने लगे कि घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम जल्दी घर चली जाओ और उनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दो। मैं जल्दी से घर गई और किचन के काम करने लगी। तभी पिताजी आए और वो कहने लगे कि क्या हुआ बहू, खैर खबर तो है ना। मैंने कहा पिताजी सब ठीक है, बस अनुज के कुछ मेहमान घर पर आ रहे हैं, तभी मुझे जल्दी आना पड़ा ताकि मैं चाय नाश्ते की व्यवस्था कर सकूं। कहकर पिताजी अपने कमरे में चले गए और थोड़ी देर बाद अनुज के साथ उनके कुछ दोस्त घर पर आ गए। अनुज ने कहा कि जब मैं मनाली में पढ़ता था तब ये लोग मेरे क्लास में थे, हमारी अच्छी बॉन्डिंग थी। फिर जब मैं पढ़ाई करके यहाँ आ गया तो हमारी बातचीत होनी बंद हो गई। अब ये लोग यहाँ पर घूमने आए थे तो मुझे कॉल किया। मैंने फिर इन लोगों को हमारे घर पर ही इनवाइट कर लिया। इन लोगों ने चाय नाश्ता किया और कुछ देर बातें करने के बाद चले गए। जैसे ही रात का समय हुआ हम लोगों ने खाना वगैरह खाकर सोने की तैयारी कर ली। तभी मैंने देखा कि कमरे में पानी नहीं है, तो मैं पानी लेने किचन में आ गई। तभी मेरी नज़र पिताजी पर पड़ी। उनके हाथ में फिटकरी थी और वह अपने कमरे में चले गए। जब मैं पानी लेकर वापस आई तो मैंने देखा कि उनके कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं घबरा गई कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही टीवी चल रहा होगा जिससे ऐसी आवाज़ आ रही होगी। मैं सोने चली गई। दूसरे दिन मैंने रात को देखा कि पिताजी आज फिर से हाथ में फिटकरी लिए अपने कमरे की ओर जा रहे हैं और जैसे ही उन्हें गए कुछ देर हुआ तो मैंने देखा कि आज फिर से वैसी ही आवाज़ आ रही थी जैसे कल रात को आ रही थी। अब यह मेरा वहम नहीं था,
मुझे पक्का यकीन हो गया कि कुछ न कुछ तो जरूर होता है। अंदर मैंने पूरी बात जानने के लिए खिड़की से झांकने की कोशिश करी, लेकिन खिड़की बंद होने की वजह से मैं अंदर कुछ नहीं देख पाई। लेकिन पिताजी के चिल्लाने की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर बाद देखा कि वह अपने कमरे से बाहर आए। मैं वहीं दरवाजे के पीछे छुप गई, जिसकी वजह से वह मुझे नहीं देख पाए। वह किचन की तरफ गए और पानी पीकर वापस से अपने कमरे में आ गए। मैंने सोचा कि यह सब बात अनुज को बतानी चाहिए, लेकिन मैं कमरे में गई तो वो सो चुके थे। बेचारे पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं, इसी वजह से शाम को पूरी तरह से थक जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठते ही मैं अनुज को पूरी बात बताई। अनुज से कहा कि परसों रात को जब मैं पानी लेने किचन में गई थी तो मैं पिताजी के हाथ में फिटकरी देखी, जब वह अपने कमरे में लेकर जा रहे थे। जब मैं पानी लेकर वापस आने लगी तो मैंने सुना कि पिताजी के कमरे से उनके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मैंने उस दिन तो टीवी चलने का सोचकर बात को टाल दिया, लेकिन यही बात कल को भी हुई। तभी अनुज ने मुझसे कहा, तुमने मुझे उसी टाइम क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, मैं आपको आई थी बताने, लेकिन तब तक आप सो चुके थे। अनुज ने कहा, अभी पिताजी से बात करते हैं। मैंने अनुज को जाने से मना कर दिया और कहा, हो सकता है उन्हें कोई दिक्कत हो, हमें ऐसे उनके मुंह पर जाकर नहीं पूछना चाहिए जिससे उन्हें कुछ शर्मिंदगी महसूस हो। पहले हमें पूरी बात जान लेनी चाहिए कि आखिरकार क्या है। खैर, जैसे तैसे बात को टाल दिया और अनुज को ऑफिस भेज दिया। मैं भी स्कूल को चली गई, लेकिन स्कूल में आज मेरा पढ़ाई करवाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ यही बातें दौड़ रही थी कि आखिर पिताजी कमरे में क्या करते हैं, फिटकरी लेकर जाते हैं। इसका तो 100 कारण निकाला जा सकता है, लेकिन यह चिल्लाने की आवाज़ है तो मुझे बार बार कुछ अजीब ही सोचने पर मजबूर कर रही है। खैर, मैं स्कूल से घर आई और खाना वगैरह खाकर आराम करने चली गई। तभी पिताजी वहाँ से गुजरे तो मैंने उनका पीछा किया कि आखिर वह कहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन वो किचन में कुछ फल लेने गए थे तो मैंने वह बात वहीं पर छोड़ दी। मैंने आज पूरा प्लान बना दिया कि आज देखते हैं कि शाम को पिताजी की आवाज़ आती है या नहीं। शाम को मैं अनुज और पिताजी को खाना देकर कमरे में चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने बाहर आकर देखा तो किचन से अपने कमरे में फिटकरी लेकर जा चुके थे और उनके चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। अब तो मैंने झट से अनुज को बुलाया और कहा कि देखो, अब आ रही है आवाज़। अनुज खाना खाकर जाने लगे, लेकिन तभी पिताजी का दरवाज़ा खुल गया। मैंने अनुज को कमरे के अंदर खींच लिया। मैं नहीं चाहती थी कि पिताजी को शक हो कि हम लोग उन पर नज़र रख रहे हैं। मैंने और अनुज ने विचार किया कि कल सवेरे होते ही हम पिताजी से इस बारे में बात करेंगे। जैसे तैसे सुबह हम लोगों ने पिताजी से पूछा कि आप किसी मुसीबत में तो नहीं हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम लोगों को ऐसा क्यों लगा? तभी अनुज ने कहा, रात को कमरे में जाने के बाद चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है तो हम लोगों ने सोचा कि आपसे पूछ ले कि सब खैर तो है ना। तभी पिताजी कहने लगे, हाँ सब ठीक है। कई बार क्या होता है कि टीवी में कुछ हंसी मजाक का कार्यक्रम आ जाता है, जिसे देखकर मैं जोर जोर से हंसने लगता हूँ और आप लोगों को लगता है कि मैं चिल्लाता हूँ। अनुज का वहम अब निकल चुका था, पर मेरा नहीं, क्योंकि उस दिन मैंने खिड़की से उनकी साफ आवाज़ सुनी थी। ये उनके हंसने की आवाज़ नहीं थी, ना ही टीवी की थी, ये तो उन्हीं के चिल्लाने की आवाज़ थी। मैंने अनुज से कहा कि पिताजी जरूर कुछ छुपा रहे हैं, वो टीवी की आवाज़ या फिर उनके हंसने की आवाज़ नहीं थी। मैंने एक दिन खुद अपने कानों से खिड़की के पास खड़े होकर सुना था। अनुज ने मुझे बैठाया और कहा, मेनका तुम खामखा इतनी टेंशन लेती हो, अगर ऐसा होता तो पिताजी हमें ज़रूर बताते। हो सकता है टीवी के किसी कार्यक्रम की वजह से पिताजी हंस रहे हों और उनकी हंसने की आवाज़ ऐसी ही हो और तुम्हें ऐसा लगता होगा कि वो चिल्ला रहे हैं। तुम इतनी छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लिया करो। और हाँ, मेरा खाना लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए रोज़ लेट हो जाता है। मैं बेमन से अनुज के लिए खाना लगाने चली गई, क्योंकि मेरा दिमाग तो रह रहकर इस बात पर जा रहा था कि पिताजी ने हमसे झूठ क्यों बोला और वो आखिर हमसे छुपा क्या रहे हैं। खैर, कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। मैं स्कूल में बैठी हुई थी, तभी मेरी माँ का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, तुम्हारा भतीजा हुआ है, इसलिए 2 दिन के लिए तुम यहाँ पर चली आओ। मैंने यह बात घर आकर अनुज को बताई और कहा कि मुझे अपने मायके जाना है। तब उन्होंने परमिशन दे दी और पिताजी से पूछा तो उन्होंने कहा चली जाओ, और मैं अपने मायके चली गई और वहाँ 2 दिन तक फंक्शन एंजॉय किया।
सब लोगों से हंस खेलकर बातें की। इसी बीच में पिताजी की वह फिटकरी वाली बात पूरी तरह से भूल चुकी थी। मैंने 2 दिन बाद वापस आने की तैयारी कर ली। अनुज मुझे लाने के लिए चले गए। चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग मेरे मायके से निकल गए और यहाँ पर आ गए। यहाँ आकर मैंने देखा कि पिताजी अपने कमरे में थे। हमें आने में काफ़ी देर हो चुकी थी। अनुज नहाने चले गए और मैं खाना लगाने चली गई। तभी मैंने सुना आज फिर से उनके कमरे से आवाज़ आ रही थी। शायद पिताजी को पता नहीं लगा कि हम लोग आ गए हैं। मैं उनके कमरे के पास गई, तब तक उनकी आवाज़ बंद हो चुकी थी। अब तो मुझे पूरा शक होने लगा था कि पिताजी कुछ न कुछ तो अंदर जरूर कर रहे हैं। मैंने अनुज को इस बार कुछ नहीं बताया क्योंकि अनुज मेरी बातों पर विश्वास करने वाले नहीं थे। आखिर वह तो मुझे समझाकर बैठा देते और कहते कि तुम्हें वहम हुआ है। मैंने प्लान बनाया कि आखिर पता तो करूं ताकि पूरी सच्चाई सामने आए। मैंने दूसरे दिन सच जानने का सोचकर हम खाना वगैरह खाकर सो गए। दूसरे दिन मैंने सोचा आज मैं पिताजी के कमरे में छुपकर सब देखूंगी कि आखिर उनके कमरे में होता क्या है। शाम का समय हुआ। अनुज जब सो गए तो मैं पिताजी के कमरे में जाकर चुपके से उनके कमरे के एक कोने में छिपकर बैठ गई। उसके बाद जब पिताजी कमरे में लेकर आए तो मैंने देखा कि वह एक कपड़े में फिटकरी को डालकर एक भारी चीज से उसकी ठुकाई कर रहे थे और उसे पीसकर एकदम बुरादे जैसा बना लिया था। और फिर उसमें उन्होंने कोकोनट का तेल डाला और उसका तेल जैसा तैयार किया उसको अपने पूरे शरीर पर लगा रहे थे। जैसे वो अपने पूरे शरीर पर लगाए जा रहे थे वैसे ही उनकी जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी, जैसे वह दर्द के मारे करा रहे हों। मुझे बहुत दया आई कि पिताजी को बहुत दर्द हो रहा है। मैं बाहर निकलकर उनसे सब बात पूछना चाहती थी, लेकिन मेरे पाँव रुक गए क्योंकि मैं आखिर सब कुछ जानना चाहती थी। जैसे ही पिताजी ने पूरे शरीर पर वह लेपन किया तो उनके दर्द के मारे जान निकली जा रही थी। कुछ देर रखने के बाद उन्होंने उस लेपन को एक और कपड़े से हटाया और डस्टबिन में डाल दिया। फिर वह पानी पीने के लिए किचन में चले गए। मैं वहाँ से बाहर निकली और अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन मैं अनुज को यह सारी बातें बताई। अनुज ने पहले तो मुझे डांटा कि ऐसे किसी के कमरे में चोरी चुपके झांकना गलत बात होती है। मेनका, अगर तुम्हें पूरा पता लगाना था तो मुझे भी बता देती, हम दोनों साथ चलते। लेकिन मैंने अनुज को जैसे तैसे समझाया कि आपने पहले भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया था, आप मुझे समझ बूझकर वहीं छोड़ देते। लेकिन जब तक मैं उनके कमरे में नहीं जाती तो हमें आखिर तब तक पता कैसे चलता कि पिताजी किसी समस्या से जूझ रहे हैं। मैं अनुज से कहा कि कोई बात तो जरूर है अनुज, पिताजी फिटकरी का लेपन बनाते हैं और अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं, पता नहीं उन्हें क्या दिक्कत है। और जैसे ही वह अपने शरीर पर लगाते हैं तो दर्द के मारे कहरा उठते हैं। अनुज ने कहा चलो हम पिताजी से अभी बात करते हैं। हम लोग पिताजी के कमरे में चले गए और कहा कि पिताजी आपको क्या समस्या है, आप फिटकरी अपने शरीर पर क्यों लगाते हो। पिताजी एकदम से सुनकर चौंक गए, जैसे वह नहीं चाहते थे कि हम इस बारे में बात करें। मैं पिताजी से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कल रात आपके कमरे में छिपकर आपको देख लिया था। मैं क्या करती पिताजी, हर रोज़ मैं आपके चिल्लाने की आवाज़ सुनती तो मेरे मन में तरह तरह के वहम पैदा हो रहे थे कि आखिर आप कमरे में करते क्या हो। इसी सच्चाई को जानने के लिए मुझे कमरे में छिपना पड़ा। तभी पिताजी आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगे, बहू कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी चमड़ी का रोग है जो आपके नारियल के तेल और फिटकरी पीसकर लगाने से सही हो जाएगा, क्योंकि मेरे पूरे शरीर में उस रोग की वजह से धब्बे जैसे पड़ने लगे थे और पूरे शरीर में दर्द रहता था। तभी अनुज बोल पड़े कि पिताजी आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, हम आपको बड़े से डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाते। तभी पिताजी कहने लगे, बेटा तुम ऑफिस के काम में इतने व्यस्त थे और बहू भी स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी तो मैं तुम लोगों को परेशान करने का नहीं सोचा। मैंने सोचा कि ऐसे ही बेवजह तुम लोग परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं खुद ही डॉक्टर के पास चला गया और डॉक्टर ने कहा था आप कुछ दिन तक यह लेपन करेंगे तो आपका यह चमड़ी का रोग खत्म हो जाएगा। इसी वजह से मैं अपने आप कमरे में लेपन करने लगा था कि तुम लोगों को इस बात पर किसी भी तरह से फिक्र में ना डालूं। तभी मैं और अनुज ने पिताजी को गले से लगा लिया और अनुज की आंखों में आंसू आ चुके थे। अनुज पिताजी से कहने लगे कि आखिर एक बेटे का फर्ज होता है कि वह अपने पिता की हर एक बीमारी से उसकी सेवा करे। लेकिन पिताजी कहने लगे, नहीं बेटा तुम मेरे श्रवण जैसे बेटे हो, बस मैं इसीलिए नहीं बताना चाहता था कि तुम परेशान हो जाओगे।
तभी अनुज ने कहा कि आप तैयार हो जाओ, हम आपके बड़े से बड़े डॉक्टर के पास इस चमड़ी रोग का इलाज करवाने लेकर जाएंगे और आज से आपकी पूरी सेवा मैं खुद करूँगा। पिताजी ने हम दोनों को फिर से गले लगा लिया। अब मेरे मन में भी वहम निकल चुका था कि आखिर में पिताजी के ऊपर किस तरह का शक कर रही थी। खैर, हम लोगों ने पिताजी को बड़े से अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज करवाया। जब हम लोगों के मन में सारी शंकाएं दूर हो चुकी थी, मुझे भी पछतावा हो रहा था कि मुझे पूरी बात जाननी चाहिए थी और बार बार पिताजी से पूछते रहना चाहिए था कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।